कुछ दोस्तियां कागज पर नहीं दिल पर लिखी जाती हैं। मेरी और मेरे दोस्त की दोस्ती भी ऐसी ही थी। हम सिर्फ पड़ोसी या सहपाठी नहीं थे, बल्कि जैसे एक ही पेड़ की दो शाखाएं, हमेशा पास, हमेशा एक दूसरे तक पहुंचने वाली। मुझे आज भी 1986 का साल याद है। हमारे माता पिता हमें दो घबराए हुए छोटे छोटे लड़कों को स्कूल इंटरव्यू के लिए सर्कल ऑफिस ले गए थे। रास्ता धूल भरा था, जूतों पर लाल मिट्टी चिपकी हुई थी और हमारे दिल उस ऑफिस की पुरानी घड़ी की टिक टिक से भी तेज धड़क रहे थे। जब अधिकारी मुस्कुराए और कहा कि हम दोनों चुन लिए गए हैं, तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा और शर्मीली हंसी हंसी। उस दिन हमें पता भी नहीं था कि हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए जोड़ देगी। फिर शुरू हुआ हॉस्टल जीवन। पूरे 11 साल हम साथ साथ रहे। कभी एक ही बिस्तर पर सोए, एक ही किताबें बांटी, एक दूसरे से राज साझा किए और यहाँ तक कि शरारतों की सजा भी साथ साथ पाई। धीरे धीरे हम सबके चहेते बन गए। क्लासमेट हमें प्यार करते थे और टीचर हमें सराहते थे। लगातार 2 साल तक हमें ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट का खिताब मिला। तब जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, जैसे हमें कोई कभी अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन 1998 में जिंदगी ने हमें अलग कर दिया। वो 11वीं में दूसरे स्कूल चला गया और मैं भी दूसरे स्कूल में। उस समय न मोबाइल था, न सोशल मीडिया, सिर्फ खत और लंबा इंतजार। पूरे 2 साल हमें एक दूसरे की कोई खबर नहीं मिली। फिर एक दिन दोपहर को एक चिट्ठी आई। हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे खोला। जैसे ही पढ़ा, आंखों से आंसू बह निकले। उसने लिखा था, प्यार करता हूँ और तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भारतीय सेना में चुन लिया गया है। ट्रेनिंग के बाद मिलेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, ख्याल रखना। वो कागज मेरे हाथों में भारी लग रहा था, प्यार और जज्बात से भरा हुआ। 1 साल बाद जब मैं छुट्टियों में घर आया तो पता चला कि वो भी 15 दिन की छुट्टी पर आया हुआ है। हमारे घरों की दूरी सिर्फ 200 मीटर थी। 3 साल से हम एक दूसरे से नहीं मिले थे। मुझे यकीन था कि वो जरूर आएगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया और इंतजार करने लगा। अचानक मुझे तेज कदमों की आहट सुनाई दी। फिर वही जानी पहचानी खांसी। मैं बाहर दौड़ा। वो भागता हुआ आया, मेरा नाम पुकारा और कसकर गले से लगा लिया। उसने अपनी जेब से एक पैकेट निकाला और कहा, ये मेरी पहली तनख्वाह से है। अंदर एक कलाई घड़ी और एक पेन था। मेरी आंखें भर आईं। वो मुस्कुराकर बोला, मैं हमेशा ग्रेजुएशन पूरी कर टीचर बनना चाहता था, लेकिन घर की हालत ने इजाजत नहीं दी, इसलिए मैंने फौज ज्वाइन की। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हो। हमारे पास कहने सुनने को बहुत कुछ था। हम बैठे और लंबे समय बाद हंसते हंसते बातें की। पता ही नहीं चला कि 15 दिन कब गुजर गए। समय बीतता रहा। मैं कॉलेज चला गया और वो देश की सेवा में लग गया। हमारी छुट्टियां कभी मेल नहीं खा पाई और धीरे धीरे बातचीत भी बंद हो गई। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मैंने पास के सेकेंडरी स्कूल में वॉलंटरी पढ़ाना शुरू किया। न वेतन, न मानदेय, सिर्फ बच्चों के लिए प्यार। भीतर ही भीतर मुझे लगता था कि मैं उसके सपने को पूरा कर रहा हूँ, टीचर बनने का सपना। ये मेरी उसकी ओर से निभाई गई वादा पूर्ति थी। एक शाम दोस्तों के साथ चलते चलते पास में एक बस रुकी। एक सैनिक भारी बैग के साथ उतरा और हाथ हिलाने लगा। वो वही था। हम कसकर गले मिले। उसने मेरे कान में कहा, मेरी शादी हो रही है, मैं रस्में निभाने आया हूँ। मैंने मजाक में कहा, मैं बेरोजगार हूँ, तुम्हारी शादी का गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा। वो हंस पड़ा, तुम बस मेरे साथ रहना, वही सबसे बड़ा तोहफा है। शादी का दिन। सुबह सुबह जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने कहा, इतनी देर क्यों लगा दी? मैं हंसकर बोला, शांत रहो, अभी तो 6:30 ही बजे हैं, मैं लेट नहीं हूँ। हम दोनों हंसे और सुबह की चाय पीते पीते तैयारी में जुट गए। लोग आने लगे, घर व्यस्त हो गया। पूरा दिन वो छोटी छोटी बातों के लिए मेरे पास आता और मैं बार बार उसे उसकी पत्नी की तरफ भेजता। दोस्त हमें देखकर हंसते। वो दिन काम, हंसी और छोटे छोटे लम्हों में बीत गया। वो मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। वक्त गुजरता गया, मैं टीचर बन गया। लेकिन 8 साल बाद मुझे गंभीर न्यूरो समस्या हो गई। इलाज के लिए मैं CMC वेल्लोर गया, लेकिन मेडिकल लापरवाही के कारण मैं कमर के नीचे से अपाहिज हो गया। और सबसे बुरा, मेरे चेहरे और रूप की वजह से मुझे अपने ही देश में नस्लीय भेदभाव सहना पड़ा। डॉक्टरों और स्टाफ ने मेरे साथ रूखा और अपमानजनक व्यवहार किया। मैं पूरी तरह टूट गया। मुआवजा मिलना चाहिए था क्योंकि गलती साफ थी, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे ही परेशान किया। मैं निराश होकर घर लौट आया और डिब्रूगढ़ में फिजियोथेरेपी कराने लगा। एक दिन अचानक एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो। वही जानी पहचानी आवाज। वो था मेरा दोस्त। बोला, मुझे तुम्हारी हालत के बारे में पता चला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम सोचते हो कि मैं नहीं आता? उसकी आवाज टूट रही थी। मुझे साफ सुनाई दे रहा था कि वो चुपचाप रो रहा है। कुछ दिनों बाद वो मुझसे मिलने आया। घंटों मेरे पास बैठा, मेरा हाथ पकड़े रहा, बातें करता रहा। जाते जाते उसने मुझे एक पेन दिया और कहा, मुझे पता है तुम में लिखने की कला है, लिखते रहो, चाहे दूसरों के लिए नहीं तो मेरे लिए लिखते रहो। रिटायरमेंट के बाद मैं ज्यादातर वक्त तुम्हारे साथ बिताऊंगा, बस 2-3 साल इंतजार करो। कुछ समय बाद उसका कॉल आया, मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, मैं घर आ रहा हूँ।
घर पहुंचकर वो मुझसे मिलने आया और बोला, अब मैं फ्री हूँ, हम जिंदगी का मजा साथ लेंगे, एक बिजनेस शुरू करेंगे, बराबर निवेश करेंगे, मेहनत मैं करूंगा तुम्हारे लिए और अपने लिए। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। एक दिन उसका थका सा फोन आया, मुझे तकलीफ है, न खाने का मन है न नींद आती है। मैंने कहा, डॉक्टर को दिखाओ। वो हंस पड़ा, चिंता मत करो दोस्त, मैं इतना मजबूत हूँ कि ये समस्या झेल लूंगा। वो हंसी उसकी आखिरी हंसी थी। जल्द ही उसे ब्रेन ट्यूमर का पता चला। कुछ महीनों बाद उसने फिर कॉल किया, टूटी आवाज में बोला, मैं इलाज के लिए सीएमसी वेल्लोर जा रहा हूँ, शायद ज्यादा दिन न जी पाऊं। मुझे अपनी बीवी और बच्चों की बहुत चिंता है। आज घर से निकलते हुए मन बहुत भारी लग रहा है, शायद मैं कभी वापस ना आऊं। उसने कहा, इतने साल मैंने बच्चों, परिवार और दोस्तों से दूर बिताए, और आज जब मैंने नौकरी छोड़ी है तो ये बीमारी आ गई। भगवान मेरे साथ क्यों नहीं है? मैं उसे धीमे धीमे रोते सुन सकता था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ दिनों बाद उसने फिर कॉल किया, धीमी आवाज में कहा, दोस्त, अब मेरी ख्वाहिशें बहुत छोटी छोटी हैं, बस इतना कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ सकूं, उनके साथ खाना खा सकूं, हंस सकूं। लेकिन देखो, मैं तो ठीक से खाना निगल भी नहीं पाता, पानी तक नहीं पी पाता। उसका आवाज टूट गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने फिर कहा, कभी उनके साथ बैठकर जिंदगी, सपनों या प्यार की बातें नहीं कर पाया, और आज जब मैं आखिरकार एक साधारण जिंदगी जीना चाहता हूं तो लगता है कि वक्त ही मुझसे छिन रहा है। मैंने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, तुम देश के सबसे अच्छे अस्पताल में हो, सब ठीक होगा, तुम लौटोगे और हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। उसने कहा, हाँ हाँ, जैसे उम्मीद को पकड़े हुए। वो हमारी आखिरी असली बातचीत थी। उसके बाद सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज आते रहे। वो मुझे हमेशा अपने इलाज और सेहत के बारे में अपडेट करता। एक बार उसने लिखा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात की। मैंने उसे वादा किया है कि मैं वापस आऊंगा और उसके साथ ज्यादा वक्त बिताऊंगा। उम्मीद है मैं अपना वादा पूरा कर पाऊंगा। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह एक छोटा सा मैसेज आया, मैं वापस आ रहा हूँ, आज मुझे हारा हुआ महसूस हो रहा है मेरे दोस्त। मैं नहीं चाहता था कि मेरी कहानी इस तरह समाप्त हो। मैंने जवाब दिया, सब ठीक है ना, सफर शुभ हो। वो उसका आखिरी मैसेज था। अगली सुबह करीब 3 बजे खबर आई, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। डिब्रूगढ़ में उसने आखिरी सांस ली। ये सुनना और मानना मेरे लिए बेहद मुश्किल था। मैंने किसी तरह खुद को व्हील चेयर पर संभाला और खिड़की के पास ले गया। आसमान अभी अंधेरा था। मैंने उस रास्ते की तरफ देखा जहां से वो कभी भागकर मेरे घर आया था, और उसी दिशा की तरफ देखा जहां उसने अपनी आखिरी सांसें ली थीं। मेरी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। मैंने रोते रोते भगवान से शिकायत की। मुझे पता था कि मैं उसकी आखिरी यात्रा में नहीं जा पाऊंगा, मैं उसका हाथ आखिरी बार छू भी नहीं पाऊंगा। कितना अजीब है, हम दोनों ने एक ही छोटे स्कूल से जिंदगी की शुरुआत की थी, और दोनों ने उसी अस्पताल पर भरोसा किया जिसने मेरी टांगें छीन ली और उसकी जिंदगी। कभी कभी मैं आंखें बंद करता हूं तो उसकी आवाज सुनाई देती है, वो नरम मजबूत आवाज, एक सैनिक की जो अपने परिवार और दोस्तों से सच्चा प्यार करता था। मुझे उसकी घड़ी, पेन, उसकी फौजी बैग के साथ दौड़ती चाल, मेरी छेड़छाड़ पर उसकी हंसी और हमारा अधूरा बिजनेस याद आता है। मैं मान ही नहीं पाता कि वो चला गया है। मेरे लिए तो वो अब भी जिंदा है, उस चिट्ठी में, हमारी पुरानी हंसी मजाक में, उस पेन में जो उसने मुझे दिया, उस अधूरे वादे में। अब समझ में आता है कि उसने मुझे वो पेन क्यों दिया था। वो सिर्फ एक तोहफा नहीं था, वो उसका कहना था, हमारी कहानी दुनिया को सुनाना, मुझे अपने शब्दों में जिंदा रखना। और इसलिए आज कांपते हाथों और भारी दिल के साथ मैं ये पंक्तियां लिख रहा हूँ। ये सिर्फ मेरी याद नहीं, ये है वो कहानी जो मेरे दोस्त ने मुझे लिखने के लिए छोड़ी।